हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं और टू द वेस्ट विंड। और टू द वेस्ट विंड के अंदर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट, फिर पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट सबसे पहले, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम, फिर हम पढ़ेंगे द इफ़ेक्ट ऑफ द वेस्ट विंड अपॉन द अर्थ, की वेस्ट विंड का क्या इफ़ेक्ट होता है अर्थ के ऊपर। फिर हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ द वेस्ट विंड अपॉन द स्काई, वेस्ट विंड का स्काई के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है वो हमें पढ़ना है। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, अगला मतलब तीसरी जो बात आएगी वेस्ट विंड के इफ़ेक्ट की, वो समुंदर पर क्या इफ़ेक्ट डालती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे द पोइट्स अंगुइस इन द पोइम, पोइट की क्या पीड़ा है। पीबी शेली जो इसका पोइट है उसके बारे में हमें पढ़ना है, इसकी क्या पीड़ा है, उसकी क्या तकलीफ़ है वो हमें जाननी है। फिर हम पढ़ेंगे शैली मूव्स फ्रॉम पर्सनल टू यूनिवर्सल, पहले तो जो शैले होता है अपनी पर्सनल बात करता है, मैं वो, उसके बाद में वो अपनी बात को यूनिवर्सल ले जाता है, सार्वभौमिकता की तरफ ले जाता है, वो हम पढ़ेंगे। एंड द सिंबॉलिक मीनिंग, फिर इस पोएम में क्या क्या सिंबल है और उन सिंबल्स का क्या मीनिंग निकल रहा है वो हमें पढ़ना है। फिर द फॉर्म एंड मीटर ऑफ द ओड, और ये जो ओड है कंप्लीट, इस ओड का क्या मीटर है और इस ओड की क्या फॉर्म है वो हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट में देखें एक बार, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि शेलीज फुल नेम वॉज। सबसे पहले तो हमें शैली का पूरा नाम जानना है, जिसका नाम है पर्सी बिश शैली, इसको हम बिश बोलेंगे या सी भी बोलते हैं, BC। तो लिखा हुआ है शेलीज फुल नेम वॉज PB शैली या पर्सी बिश शैली। ही वॉज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था इन 1792, 1792 में इनका जन्म हुआ। एंड डाइड इन 1822, और 1822 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु 30 साल की उम्र में हो गई थी, एट द एज ऑफ 30। फिर हमें बताया जाता है कि शैले वॉज एजुकेटेड, शैली की जो एजुकेशन हुई थी वो ईटन स्कूल के अंदर हुई थी, कि शैली ईटन स्कूल में पढ़े थे। उसके बाद में एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में, यहाँ से देखिए एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में ही रॉट ए पम्पलेट, उन्होंने एक पम्पलेट लिखा था। पम्पलेट का मतलब जैसे कि हम लोग पम्पलेट नहीं बोलते क्या, एक वो कागज सा होता है, कोई लेख लिखा था। उस लेख का क्या नाम था, उस लेख का नाम था ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। ये वाला पॉइंट, ये वाला पम्पलेट उन्होंने लिखा और इस पम्पलेट की वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। फॉर दिस फॉल्ट, इस फॉल्ट के कारण ही वॉज एक्सपेल्ड, उनको एक्सपेल्ड कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको बाहर निकाल दिया गया। ही बिलोंग टू द रोमांटिक स्कूल ऑफ पोइट्री, हमारे ये जो कवि है वो रोमांटिक स्कूल ऑफ पोइट्री, जो रोमांटिक स्कूल पोइट्री थी, जो एक संघ था, उस संघ से ये बिलोंग करते थे, संबंध रखते थे। ही वॉज वन ऑफ द 3 यंगर रोमांटिक पोइट्स, ही मतलब वह, वॉज मतलब थे, ही वॉज वन ऑफ द 3 यंगर रोमांटिक पोइट्स, जो यंग 3 रोमांटिक पोइट्स थे, जो यंग से मतलब जो युवा 3 रोमांटिक पोइट थे, या जो मॉडर्न यंगर रोमांटिक पोइट थे उनमें से ये एक थे। हु डाइड यंग, जो युवा अवस्था में मर गए थे, जिसमें बायरन, कीट्स और शैली, बायरन, कीट्स और शैली। जब ये कीट्स की बात हम अगली ही पोइम करेंगे, ओड टू ऑटम, उसके अंदर हम कीट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमें बताया जाता है कि शैली वॉज सेलिंग, की शैली सेलिंग कर रहे थे, शैली साहब जो है वो सेलिंग कर रहे थे। सेलिंग का मतलब है बोट, नाव चला रहे थे। सेलिंग इन ए बोट, एक बोट के अंदर ये जा रहे थे, तैर रहे थे, मतलब बोट को चला रहे थे। ऑफ द इटालियन कोस्ट, इटालियन समुद्री किनारे के आसपास। द बोट वॉज, जो बोट थी इनकी, वॉज कॉट इन ए स्टॉर्म, एक तूफान के अंदर इनकी बोट फंस गई। एंड शैली एज्ड 30, और शैली 30 साल की उम्र में ही वॉज ड्रॉन, डूब गए। एंड ही डाइड, और मर गए। तो ये हमने शैली के बारे में पढ़ा, इसको आप 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा सारी, हर एक सेंटेंस इम्पोर्टेंट है, हर एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल सेंटेंस है जो आपको याद ही करना है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम, अब ये जो पोइम है ऑड टू द वेस्ट विंड, इस वेस्ट विंड की भी एक लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम पोइम का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और इंट्रोडक्शन में क्या क्या बातें आती हैं वो हमें पढ़नी है। लिखा हुआ है ऑड टू
द वेस्ट विंड और टू द वेस्ट विंड्स पब्लिश्ड, और टू द वेस्ट विंड जो है वो पब्लिश्ड हुई थी इन 1820, 1820 के अंदर और टू द वेस्ट विंड का पब्लिकेशन हुआ था। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक्स ऑफ शेली। शेली ने जितने भी लिरिक्स लिखे हैं, शेली ने जितनी भी पोइम्स मतलब यहाँ पे लिरिक्स की बात कर रहे हैं, ये एक गीत है, जितने भी ओड या गीत लिखे हैं उनमें से ये सबसे ग्रेटेस्ट है। ये तो हर किसी में लिख सकते हैं ये लाइन, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइम, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोनेट। सोनेट है तो सोनेट पोइम है, तो पोइम लिरिक है तो लिरिक जो याद आ रहा है वो, नहीं याद आता तो पोइम तो है ही। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइम्स ऑफ शेली ऑफ कीट्स, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। इट इज़ अ लिरिक, हमें बताया जाता है, हमें पता चलता है कि इट इज़ अ लिरिक, ये एक लिरिक है ऑफ ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी। ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी का, ये एक महान कॉम्प्लेक्सिटी का लिरिक है। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी, तो ये एक महान लिरिक है, एक गीत है। फिर हमें बताया जाता है इट प्रेजेंट, इट मतलब ये जो लिरिक है, ये जो ओड है, ये प्रेजेंट करता है, ये प्रस्तुत करता है शेली को एज द पोइट ऑफ नेचर। जैसे ही हम इस पोइम को पढ़ेंगे, ये पोइम हमें बताती है, ये पोइम हमें दिखाती है, समझाती है, सिखाती है ये पोइम कि जो हमारे कवि साहब है जिनका नाम शेली है वो एक नेचर पोइट है। फिर हमें बताया जाता है कॉमा लगाकर कि सिंगर ऑफ एंडलेस सोरो एंड प्रॉफेट, हमारे जो कवि है वो प्रॉफेट भी है। प्रॉफेट का मतलब पैगंबर होता है। फिर हमें बताया जाता है सिंगर भी ऑफ एंडलेस सोरो, ऐसा दुख जो कभी ख़त्म नहीं होगा, उस ना ख़त्म होने वाले दुख का ये सिंगर है, ये गायक है और एक पैगंबर है और एक पोइट ऑफ नेचर है। ये कविता हमें इस कविता के माध्यम से हमें पता चलता है। फिर हमें बताया जाता है इन द फर्स्ट 3 सेक्शंस ऑफ द पोइम, पोइम के जो 3 शुरू के सेक्शन है, हालांकि सेक्शन इसके अंदर 5 है, 5 में से शुरू के जो 3 हैं, जो शुरू के 3 सेक्शंस है इस पोइम के, इट शोज इन द फर्स्ट 3 सेक्शंस ऑफ द पोइम, पोइम की जो 3 सेक्शंस है वो सेक्शंस के बारे में हमें बताया जाता है कि ये जो पोइम है शोज दिखाती है इट्स एक्टिविटीज़। इट्स एक्टिविटीज़ का मतलब विंड की एक्टिविटीज़, वेस्ट विंड की एक्टिविटी हमें दिखाई जाती है लैंड के ऊपर। सबसे पहले भूमि के ऊपर वेस्ट विंड क्या करती है वो हमें बताता है। फिर हमें बताती है कि ये पोइम हमें बताती है दूसरे स्टेंजा के अंदर इन द स्काई, की आकाश के अंदर वेस्ट विंड क्या एक्टिविटी करती है, एंड इन द सी, और समुद्र में। तीसरा पॉइंट मतलब तीसरा जो सेक्शन है वो सेक्शन हमें ये बताता है कि वेस्ट विंड समुद्र के ऊपर क्या प्रभाव डालती है, क्या एक्टिविटी करती है, वो हमें पता चलता है। इन 4th सेक्शन, अब चौथे सेक्शन में क्या होता है उसकी बात करते हैं। इन द 4th सेक्शन, चौथे सेक्शन में द पोइट आइडेंटिफाइज, हमारी जो पोइम है वो आइडेंटिफाई करती है। आइडेंटिफाई का मतलब इंट्रोडक्शन देती है हिमसेल्फ, अपने आप को आइडेंटिफाई करती है, अपने आप को आइडेंटिफाई करती है विद द वेस्ट विंड, अपने आप को वेस्ट विंड के साथ में जोड़ती है। चौथा सेक्शन है, चौथे सेक्शन के अंदर हमारा जो पोइट है ये पोइट अपने आप को वेस्ट विंड के साथ में जोड़ता है। द वेस्ट विंड हमें बताया जाता है द वेस्ट विंड इज द सिंबल ऑफ फोर्स एंड पावर। वेस्ट विंड है ना वो फोर्स का और पावर का क्या है, सिंबल है। ये हमने सारी बातें इस पोएम के इंट्रोडक्शन में पढ़ ली। अब हम एक एक पॉइंट और पढ़ रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ द वेस्ट विंड अपॉन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर वेस्ट विंड की क्या एक्टिविटी है, क्या भूमिका है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में सेले डिस्क्राइब करता है, बताते हैं द इफेक्ट ऑफ द वेस्ट विंड ऑन द अर्थ, की पृथ्वी के ऊपर, जमीन के ऊपर वेस्ट विंड की क्या भूमिका है ये हमें पता लगता है। फिर हमें बताया जाता है द वेस्ट विंड ब्लोज ऑन, वेस्ट विंड जो है वो ब्लो ऑन करती है द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर बजती हुई चलती है, पृथ्वी पर बजती हुई मतलब पृथ्वी पर अपना स्वर, अपनी ध्वनि निकालते हुए चलती है। इट इज द ब्रीथिंग ऑफ ऑटम, हमें बताया जाता है कि इट कौन, वेस्ट विंड ऑटम की ब्रीथ है। वेस्ट विंड क्या है, ऑटम की ब्रीथ है। हमें बताया जाता है कि डेड लीव्स, जो मरे हुए पत्ते हैं, जो सूखे पत्ते हैं, जो टूटे हुए पत्ते हैं, जो येलो पत्ते हैं, जो रेड कलर के पत्ते हैं, इन कलर के अंदर वो फ्लाई उड़ जाते हैं बिफोर द विंड, विंड के सामने। विंड के साथ मतलब जैसे ही हवा चलती है, हवा जैसे जैसे चलती है वैसे वैसे पत्ते, जो डेड लीव्स है, जो येलो लीव्स है, जो रेड कलर के लीव्स है, वो उस हवा के, उस वेस्ट विंड के आगे आगे
उड़ते हैं। एज द कैसे उड़ते हैं, जैसे एज द गोस्ट, जैसे भूत उड़ जाते हैं, जैसे भूत भाग जाते हैं। बिफोर ए मैजिशियन, एक जादूगर के सामने जैसे पत्ते, जैसे जादूगर के सामने भूत भाग जाते हैं, वैसे वेस्ट विंड के सामने ये जो पीले पड़े हुए, लाल पड़े हुए जो मरे हुए पत्ते हैं ये उड़ जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है द वेस्ट विंड स्केटर्स, वेस्ट विंड स्केटर कर देती है द फ्लाइंग सीड्स को। फ्लाइंग सीड्स को मतलब जो उड़ते हुए सीड्स है, जो उड़ते हुए बीज है, उनको स्कैटर कर देती है, उनको फैला देती है। उड़ते हुए बीज मतलब वही पत्ते, वही बीज उड़कर चारों तरफ फैल जाते हैं। विच लाइज अंडर द ग्राउंड, और फिर वो पत्ते, वो बीज अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे लाई हो जाते हैं, दब जाते हैं। एंड व्हेन, और जब स्प्रिंग कम्स, अब विंटर, अब वेस्ट विंड बता रही है, वेस्ट विंड के बारे में हमें पता चल रहा है कि जब स्प्रिंग आती है तो दे ग्रो इनटू फ्लावर्स एंड प्लांट्स, वही पत्ते, वही सीड्स, वही बीज वगैरह फ्लावर्स का रूप धारण कर लेते हैं, मतलब फ्लावर्स बन जाते हैं, प्लांट्स का रूप ग्रहण कर लेते हैं, प्लांट्स बन जाते हैं। द वेस्ट विंड डेस्ट्रॉयज, वेस्ट विंड का क्या काम है, सबसे पहले तो उन्होंने पत्तों को तोड़ा, बिखेरा, पटका, उड़ाया, डेस्ट्रॉय कर दिया द डेड लीव्स को। फिर हमें बताया जाता है प्रिजर्व्स, और बाद में सुरक्षित कर दिया द सीड्स को, उन बीजों को दफना दिया, नीचे दबा दिया। द वेस्ट विंड इज बोथ डेस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, पहले स्टेंजा में हमें पता चलता है वेस्ट विंड के बारे में कि वेस्ट विंड डेस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है। डेस्ट्रॉयर का मतलब विनाशकारी भी है और सुरक्षाकारी भी है, ठीक है। ये निर्माण भी करती है तो ये विनाश भी करती है, तो विनाशकारी भी है और निर्माणकारी भी है। ये लैंड के ऊपर वेस्ट विंड की एक्टिविटी थी जो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे वेस्ट विंड का क्या इफेक्ट होता है, क्या एक्टिविटी होती है अपॉन द स्काई, आकाश में इसने क्या क्या काम किए वो हमें देखना है। तो देखते हैं कि द वेस्ट विंड, जो वेस्ट विंड है, ब्रिंग्स लाती है द क्लाउड्स, क्लाउड्स का मतलब बादलों को लाती है, इन द स्काई आकाश में। देखो हवा मतलब हवा जो है वो बादलों को लाती है, एंड सिंग्स और गाती है डर्ज, डर्ज का मतलब होता है सॉन्ग, गाना गाती है ऑफ द डाइंग ईयर, डाइंग ईयर का मतलब मरता हुआ समय। ये जो समय जा रहा है, ये जो समय बीत रहा है, इस बीतते हुए समय का ये गाना है, ये गाना गुनगुनाती है, ये वेस्ट विंड गाना गुनगुनाती है, बादलों को इकट्ठा करती है, ये आकाश के अंदर उसकी एक्टिविटी है। एंड द क्लाउड्स, और जो बादल है, फ्लाइंग विद द विंड, और ये जो बादल है फ्लाइंग उड़ते हुए जाते हैं विद द विंड, हवा के साथ में वो बादल धीरे धीरे उड़ रहे हैं। एंड लुक लाइक द हेयर, और ऐसे लग रहे हैं वो बादल जैसे कि कोई बाल है, ऑफ फ्रेंजिड विमिन फ्लाइंग इन द स्काई, जैसे आकाश के अंदर जो फ्रेंजिड विमिन है, जो दारू पी हुई स्त्री है, मतलब एक दारू पीने के बाद में स्त्री के जो बाल बिखर जाते हैं, वो बिखरे हुए बाल, वो दारू पीने वाली औरत या दारू की देवी, यहाँ पर मदिरा की जो देवी है, जिस प्रकार उसने अपने बालों को फैला रखा है, वैसे ही के वैसे ही बादल अपने आप को फैला रखे हैं आकाश में। और दीज क्लाउड्स, और ये जो बादल है, आर सिग्नल्स, और ये बादल सिग्नल है, संकेत देते हैं ऑफ द कमिंग स्टॉर्म, की तूफान आने वाला है, एंड द रेन, बारिश आने वाली है। फिर हमें बताया जाता है द साउंड ऑफ द विंड, जो विंड का साउंड है, जो वेस्ट विंड का जो साउंड है, इज़ लाइक द फ्यूनरल सॉन्ग, ये एक दुख भरा गान है ऑफ द ईयर, इस साल का, ये जो साल ख़त्म होने जा रहा है, ये जो समय ख़त्म होने जा रहा है, इस समय के लिए जो दुख भरा गान है, वो गान वेस्ट विंड गा रही है उन बादलों के झोंकों के साथ में। द इफेक्ट ऑफ द वेस्ट विंड अपॉन द सी, समुंदर, मेडिटेरियन सी, जो मेडिटेरियन सी है, उस मेडिटेरियन सी के बारे में हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार समुंदर के ऊपर हमारी जो वेस्ट विंड है, इस वेस्ट विंड का क्या इफ़ेक्ट होता है समुंदर के ऊपर, ये वेस्ट विंड क्या काम करती है, उसके ऊपर हमें बात करनी है। तो लिखा हुआ है कि द वेस्ट विंड क्रिएट्स फ्यूरोज, जो वेस्ट विंड है वो क्रिएट कर देती है फ्यूरो। अब फ्यूरो का मतलब एक प्रकार से बुगलिया, जिसको जानते हैं राउंड एंड राउंड,
वो ये उस क्या नाम है समुंदर के अंदर उत्पन्न कर देती है, कुंड बना देती है, हल रेखा कर देती है। मतलब जिस प्रकार से हम हल जोतते हैं ज़मीन के ऊपर, तो वो जो ज़मीन के ऊपर जो लकीरें बन जाती है वो लकीरें उसने समुंदर में पैदा कर दी है अपनी हवा से। आगे देखिए, द वेस्ट विंड क्रिएट, वेस्ट विंड क्रिएट कर देती है फ्यूरोज हल, मतलब लकीरें बना देती है, लॉन्ग लंबी लंबी लकीरें बना देती है, डीप गहरी लकीरें बना देती है, पिट्स गड्ढा सा खोद देती है, ऑन द काम उस शांत पड़े हुए मेडिटेरियन सी में, उस भूमध्य सागर में। मेडिटेरियन सी का मतलब भूमध्य सागर में उसने लहरें बना दी है, उसने लकीरें खींच दी है। एंड द एटलांटिक ओशन, और एटलांटिक ओशन के अंदर भी, अटलांटिक समुंदर के अंदर भी, महासागर जो है उसके अंदर भी उसने क्या कर दिया, लकीरें लॉन्ग डीप पिट्स कर दिए हैं। एट द बॉटम ऑफ द एटलांटिक, अब हम एटलांटिक समुंदर की बात करें, जो ये एटलांटिक महासागर है, उस महासागर का जो बॉटम है, जो तल है, उस तल के अंदर ग्रो जो उगे हुए हैं प्लांट्स, जो प्लांट्स उगे हुए हैं, जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं समुंदर के अंदर, जो प्लांट्स जो पौधे उगे हुए हैं, जो वेजिटेशन उगी हुई है, उनके अंदर ये हलचल पैदा कर देती है। दीज प्लांट्स आर शेपलेस, अब जो प्लांट्स है, जो पत्तों से बने हुए जो प्लांट्स है, वो प्लांट्स अपने पत्ते छोड़ देते हैं, मतलब शेपलेस हो जाते हैं, वो प्लांट्स भी हिल डुल जाते हैं। द वेस्ट विंड ब्लोज इन ऑटम, वेस्ट विंड ऑटम के अंदर ब्लो करती है, ऑटम मतलब पतझड़ के अंदर सुसाट करती हुई चलती है। और द प्लांट्स ऑन द लैंड विंटर, और जो लैंड विंटर मतलब जो जमीन के प्लांट्स है, विथर लिखा हुआ है, द प्लांट्स ऑन द लैंड, जो लैंड के ऊपर जो प्लांट्स है विथर, वो सूख चुके हैं तो उन पत्तों को उड़ाते हुए ये चलती है। द प्लांट्स एट द बॉटम ऑफ द ओशन, और देखो क्या बताया जा रहा है कि जिस प्रकार उसने जमीन के पत्तों के जो पेड़ पौधों के पत्ते थे उनको उड़ा दिया, वैसा का वैसा ही उसने द प्लांट्स एट द बॉटम ऑफ द ओशन, जो ओशन जो समुंदर के नीचे बॉटम के अंदर जो प्लांट्स उगे हुए हैं, उन प्लांट्स के पत्तों को भी उसने क्या कर दिया, फेड कर दिया है, झाड़ दिया है। एंड डाई, उन पत्तों को भी उसने मार दिया है। इतनी भयंकर कारी ये हमें इसमें दिखाई जा रही है कि जो सोया हुआ मेडिटेरियन जो समुंदर है, जो भूमध्य सागर है, उसके अंदर उसने हलचल पैदा कर दी है। उसने एटलांटिक समुंदर के जो पेड़ पौधे थे उनके पत्तों को शेपलेस कर दिया है, ऐसा हमें बताया जाता है। किसमें, तीसरे पॉइंट के अंदर, तीसरे सेक्शन में। अब चौथा सेक्शन हमें क्या बताता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें पोइट की अंगुइश बताई जाएगी, उसकी पीड़ा, उसकी तड़प हमें इस पॉइंट में बताई जाएगी कि फ्रॉम द डेस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेस्ट विंड, कि जिस प्रकार से वेस्ट विंड की एक्टिविटीज बताई जा रही है, तो शैली टर्न्स टू हिज ओवन पर्सनैलिटी। अब शैली उस वेस्ट विंड को अपनी पर्सनली लेता है, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर लेता है, हिज ओवन पर्सनैलिटी। शैली घूम जाता है और अपनी पर्सनैलिटी की तरफ चलता है, अपने व्यक्तित्व की तरफ चलता है। ही फील्स दैट, हमें बताया जाता है कि ही फील्स दैट, वो महसूस करता है, कवि महसूस करता है इन हिज चाइल्डहुड, मतलब हमारा कवि उस वेस्ट विंड की जो एक्टिविटी थी, सबसे पहले लैंड पर, फिर स्काई पर, फिर समुंदर पर जो उसकी एक्टिविटी थी, उन एक्टिविटीज़ को देखते देखते चौथे सेक्शन में आते आते तो कवि महोदय अपनी पर्सनली उस बात को ले लेता है। वो महसूस करने लग जाता है कि उसका जो बचपन है, उसका हिज जो चाइल्डहुड था, ही हैड द सेम पैशन, उसके अंदर भी इतना ही पैशन था जितना कि वेस्ट विंड में। आज जो वेस्ट विंड के अंदर जो जुनून है, वो का वही पैशन, वो का वही जुनून उसके बचपन में भी उसके पास था। एंड वाइल्डनेस, जिस प्रकार का जंगलीपन एज द वेस्ट विंड के अंदर अभी है, वैसा का वैसा जंगलीपन, वो पैशन, वो जुनून, वो ताकत मेरे पास मेरे बचपन में भी थी। बट नाउ, लेकिन अब हिज स्पिरिट, उसकी जो आत्मा है, इज चेंज, उसकी आत्मा चेन हो चुकी, बंध चुकी है। ठीक है, हमें बताया जाता है कि दिस मैक्स शैली सेड, ये चीज़ शैली को दुखी करती है। एंड ही वॉन्ट्स टू आइडेंटिफाई, और वो आइडेंटिफाई करना चाहता है अपने आप को विद द वेस्ट विंड के साथ में। फिर हमें बताया जाता है द पोइट प्रेज टू द वेस्ट विंड, हमारा कवि वेस्ट विंड से प्रे करता है फॉर स्ट्रेंथ, की उसको ताकत प्रदान करे कि है वेस्ट विंड, ओ वेस्ट विंड
ठीक है, और वेस्ट विंड गिव मी पावर, मुझे पावर दो, मुझे शक्ति दो, ऐसा वो उसके साथ में प्रे करता है। अब हम लास्ट सेक्शन में चलते हैं इस पोइम का। शेली अब पर्सनल से थोड़ा सा यूनिवर्सल की तरफ जाता है, अपने पर्सनली दुखों से उठता हुआ अब वो सार्वभौमिकता की तरफ आता है। उसमें क्या क्या बातें हमें इस पोइम में जानने को मिली है उसके ऊपर फोकस करते हैं। बताया जाता है कि शेली एक्सप्रेस हिज एक्सॉल्टेशन एंड होप्स फॉर द रीजनरेशन ऑफ द वर्ल्ड। हमें बताया जाता है कि जो शेली है वो एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस का मतलब जाहिर करता है, एक्सॉल्टेशन जाहिर करता है। एक्सॉल्टेशन का मतलब होता है उमंग, याद कर लेना, एक्सॉल्टेशन, एक्सॉल्टेशन का मतलब हो गया उमंग, कि शेली एक्सप्रेस करता है हिज एक्सॉल्टेशन, अपनी उमंग, अपनी जो उमंग है, अपनी जो आशा है उसको एक्सप्रेस करता है फॉर द रीजनरेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि इस संसार के लिए जो रीजनरेशन है, जो आने वाली जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी के अंदर वो आशा की झलक देखता है, उमंग की झलक देखता है। ऐसा वो इस पोएम के अंदर अपना एक्सप्रेशन प्रदान करता है। शेली रिक्वेस्ट करता है वेस्ट विंड से, शेली जो है वो वेस्ट विंड से क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। कैसे रिक्वेस्ट करता है देखते हैं। तो देखिए कि शेली रिक्वेस्ट द वेस्ट विंड की टू इंस्पायर हिम, कि हे वेस्ट विंड मुझे इंस्पायर कर, मुझे एनकरेज कर, मुझे प्रेरित कर, मुझे मोटिवेट कर कि कंपोज ग्रेट पोइट्री, में महान से महान पोइट्री लिखूं, ताकि इट में क्रिएट ए रिवोल्यूशन, ताकि ये क्रांति पैदा कर दे, क्रिएट ए रिवोल्यूशन, ताकि ये क्रांति पैदा कर दे इन द हार्ट्स ऑफ द मैन, मानव के हार्ट्स में, मानव के हृदय के अंदर ये क्रांति पैदा कर दे। ही वांट्स, वो चाहता है कि वेस्ट विंड टू स्कैटर हिज रिवोल्यूशनरी मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो चाहता है कि वेस्ट विंड स्कैटर कर दे, वेस्ट विंड फैला दे हिज रिवोल्यूशनरी मैसेज, उसका जो क्रांतिकारी जो संदेश है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में फैला दे। अब ये क्रांतिकारी मैसेज उसकी पोइम है, ये पोइम चारों तरफ फैल जाए। ही वांट्स, वो चाहता है, वो चाहता है इट मतलब ये पोइम, वो चाहता है कि इट टू कैरी हिज मैसेज, कि यह उसके मैसेज को ले जाए टू द स्लीपिंग वर्ल्ड, इस सोते हुए संसार की तरफ। ये सोता हुआ जो संसार है, इस सोते हुए संसार की तरफ ये संदेश जाए, और मेरा संदेश इतना पावरफुल हो कि सारा की सारी मानव जाति जग जाए। मैन काइंड, जो मानव जाति है, नीड नॉट लॉस ऑफ, हमें बताया जाता है कि मानव जाति को लॉस करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या? आशा की किरण खोने की आवश्यकता नहीं है। द वर्स्ट टाइम ऑफ मैन्स लाइफ इज श्योर टू बी फॉलोड बाई बेटर टाइम। बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं दोबारा यहाँ से आपको बता रहा हूँ, गौर कीजिए। यहाँ से देखिए, द वर्स्ट टाइम ऑफ मैन्स लाइफ, जो मानव के जीवन का जो बेकार समय है ना, इज श्योर टू बी फॉलोड, उस बेकार समय का पीछा किया जा रहा है, उस बेकार समय का पीछा किया जा रहा है, मतलब बेकार समय आगे से आगे जा रहा है और उसके पीछे पीछे बाय बेटर टाइम, अच्छा समय आ रहा है। मतलब क्या बताया जा रहा है कि इफ विंटर कम्स, अगर विंटर आती है तो कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो भैया स्प्रिंग भी दूर नहीं है। अगर सर्दी आ रही है तो सर्दी के बाद में बसंत ऋतु भी ज़्यादा दूर नहीं है। यह रेटोरिकल क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो हमने ये पढ़ लिया, अब हम चलते हैं सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द पोइम। इस पोइम के अंदर क्या सिंबॉलिक मीनिंग है, क्या सिंबल्स है, तो देखते हैं। शेली रीड सेवरल सिंबॉलिक मीनिंग्स इन द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड के अंदर शेली बहुत सारी जो सिंबॉलिक मीनिंग्स है हमें देखने को इसके अंदर मिलती है। तो देखो, फर्स्ट, ही सीज द वेस्ट विंड एज ए सिंबल। पहले हमें बताया जाता है, 3-4 बातें इसमें गौर कीजिएगा कि फर्स्ट, सबसे पहले ही सीज, वो देखता है वेस्ट विंड को एज ए सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड प्रिजर्वेशन। सबसे पहले ही पैराग्राफ में हमें बताया जाता है कि वेस्ट विंड डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर, याद आया ना। तो वही है कि सबसे पहले उसने वेस्ट विंड को एक सिंबल बताया डिस्ट्रक्शन का, विनाश का, और प्रिजर्वेशन मतलब सुरक्षा का। फिर हमें बताया जाता है एक्चुअली, वास्तव में, द वेस्ट विंड डिस्ट्रॉय द डेड लीव्स को डिस्ट्रॉय करती है, और प्रिजर्व और सुरक्षित करती है, निर्माण करती है लिविंग सीड्स का, जीते हुए सीड्स का निर्माण करती है। द वेस्ट विंड बिकम्स ए सिंबल, वेस्ट विंड सिंबल बन जाती है ऑफ चेंज, मतलब वेस्ट विंड को किसका सिंबल बताया गया है, बदलाव का सिंबल बताया गया है। सेकेंड,
सॉरी सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड क्या इसने सिंबल लिया है। सेकंड, शैली रिगार्ड्स द वेस्ट विंड एज ए सिंबल ऑफ मॉर्निंग। देखो मॉर्निंग सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है, विलाप वाला मॉर्निंग है। कि दूसरा जो सिंबल है वो विलाप वाला सिंगल है। हमें बताया जाता है ना डर्ज सॉन्ग, दुख भरा गान, इस मरते हुए समय का मतलब इस खत्म होते हुए समय का गाना। तो वो वाला पॉइंट यहाँ से उठाया गया है कि शैली रिगार्ड करता है, शैली मानता है वेस्ट विंड को ए सिंबल ऑफ मॉर्निंग। द साउंड ऑफ द वेस्ट विंड पासिंग, जब वेस्ट विंड का जो साउंड है पासिंग होता है, गुजरता है थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में से, तो इज मेलनकली और मॉर्नफुल। तो भैया वो साउंड, वो साए साए की जो आवाज़ होती है जंगल में से गुजरती हुई हवा की, वेस्ट विंड की, वो मेलनकली, बड़ा ही दुखदाई और बड़ा ही डरावना होता है। अतः वेस्ट विंड इज कॉल्ड, इसलिए ही तो वेस्ट विंड को क्या किस नाम से बुलाया गया है? डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर्स। डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर्स मतलब मरते हुए समय का शोक गीत। फिर हमें थर्ड पॉइंट बताया जाता है। द थर्ड पॉइंट ये है कि द वेस्ट विंड इज ए सिंबल ऑफ शैलीज ओवन पर्सनैलिटी। इसमें ओवन पर्सनैलिटी की बात करता है। एज ए बॉय, एक बच्चे के रूप में ही पजेस्ड द सेम क्वालिटी, कि जब वो बच्चा था तो वो खुद भी ऐसी क्वालिटीज रखता था विच द वेस्ट विंड पजेजिज, जो वेस्ट विंड अभी रखती है। वो रखता था जो क्वालिटी वो वेस्ट विंड अभी रखती है, मतलब वेस्ट विंड जो रखती है वो रखता था, ऐसा कुछ समझ में आ गया होगा। लाइक द वेस्ट विंड की तरह ही वॉज टेमलेस, है ना। लाइक द वेस्ट विंड, वो टेमलेस बनना चाहता है, टेमलेस बनना चाहता है। डरपोक का अपोजिट है बहादुर बनना चाहता है। स्विफ्ट तेज बनना चाहता है, गर्वित बनना चाहता है, जंगली बनना चाहता है, अनकंट्रोलेबल और अनियंत्रित बनना चाहता है, एंड फ्री आज़ाद बनना चाहता है। किसमें? ये इसमें सिंबल इसमें हमें मिले हैं। आगे देखते हैं। फाइनली लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या? लास्ट सिंबल है फाइनली, अंत में। द वेस्ट विंड, जो वेस्ट विंड है, इज रिगार्डेड, वेस्ट विंड को माना गया है एज ए सिंबल ऑफ पावरफुल इन्फ्लुएंसेस, कि इसमें पावरफुल प्रभाव होता है, पावरफुल फोर्सेस, ताकत होती है, दैट विल ब्रिंग अबाउट द गोल्डन एज ऑफ मैनकाइंड। इसमें इतनी गजब ताकत है वेस्ट विंड में कि ये मैनकाइंड, मानव जाति का गोल्डन एज ला सकती है, स्वर्ण युग ला सकती है। ऐसा पॉइंट हमें सीखने को मिलता है। द फॉर्म एंड मीटर ऑफ द ओड, ये लास्ट पॉइंट है इस हमारे क्वेश्चन का, फिर ये खत्म हो जाएगा आंसर। तो देखिए ईच स्टेंजा, अब हम इस पोएम की स्टाइल की बात करते हैं। इसमें क्या स्टाइल बताई जा रही है कि ईच स्टेंजा इज ऑफ 14 लाइन्स, की जो ईच स्टेंजा है, प्रत्येक जो स्टेंजा है वो 14 लाइंस का है। 14 लाइंस मतलब आप समझ गए होंगे 14 लाइनों का एक एक पैराग्राफ है। तो इसमें 5 पैराग्राफ हमें सीखने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, सॉरी। दीज लाइंस आर डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन्स। हमें बताया जाता है कि दीज लाइंस, ये जो 14 लाइंस है ये डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन, 4 डिवीजन में, ये 4 डिवीजन में बटी हुई ऑफ 3 लाइंस, मतलब 3 लाइंस के 4 पैराग्राफ है। 3 चौक 12, फिर भी 2 और बच जाते हैं, तो 12 लाइन तो हो गई। एंड द लास्ट 2 लाइन्स आगे लिख दिया, एंड द लास्ट 2 लाइन्स आर कंक्लूडिंग राइमिंग कपलेट, और जो लास्ट की 2 लाइनें हैं वो कंक्लूडिंग कपलेट है। कपलेट का मतलब दोहा है, और राइमिंग मतलब गीत वाला, मतलब सुर ताल वाला दोहा है। तो 3 चौक 12, 3 फिर 3 फिर 3 और फिर 3 लाइन और फिर 2 लाइन, ऐसे 14 लाइन है। फिर हमें बताया जाता है शैली अडॉप्ट करता है, अपनाता है एक डिवाइस का यूज करता है। इटालियन मीटर है, इटालियन मीटर का वो यूज करता है जिसका नाम टेर्जा राइमा है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको आप ब्लैक लेटर से लिखेंगे। अभी मैं इसको ब्लैक रेड से लिख देता हूँ, तो आप ब्लैक से लिख देना। टेर्जा राइमा ये स्टाइल है मीटर की, उसका यूज किया है। इन विच, इस टेर्जा राइमा में क्या होता है? इन विच ही लिंक अप, जिसमें वो लिंक अप करता है, जोड़ता है हिज ट्रिपलेट्स, अपने 3 मीटर को, बाय मेकिंग द एंड साउंड ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, पहली लाइन और थर्ड लाइन ऑफ द नेक्स्ट ट्रिपलेट। मतलब ट्रिपलेट का मतलब 3 यहाँ पर मीटर, कुल मिलाकर याद करना है। ट्रिपलेट 3 मीटर की जो पोइम की एक स्टाइल है उसको ये यूज करता है टेर्जा राइमा के अंदर। तो इस प्रकार से हमने ओ टू द वेस्ट विंड का जो क्वेश्चन है, एक तरीके से हमने सारी पोइम पढ़ ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, अच्छा कमेंट करें, मोटिवेशन मिलती है, आगे बनाने का मन करता है। दूसरी बात, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।